हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज में हम लोग टॉपिक 14 जिसमें कि एग्रीकल्चर का अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज इस वीडियो में हम लोग खाद्यान्न फसलों में सबसे पहला रबी की फसल का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के साथ ही दूसरे वीडियो में हरित क्रांति का अध्ययन कर लिया था। उन सभी पिछले वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उन सभी के लिंक वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खाद्यान्न फसल, जिसमें कि रबी का फसल सबसे पहले अध्ययन करना है। भारत के विभिन्न भागों में जितने भी भाग हमारे यहाँ विभिन्न भाग पाए जाते हैं उन सभी में पारिस्थितिकीय अंतर के कारण, समझ गए आप, पारिस्थितिकीय अंतर, ठीक है, इसी के कारण जो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे यहाँ फसल चक्र अपनाए जाते हैं उन सभी में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर धान गेहूं आदि हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ यानी कि भारत में 3 सस्य ऋतुएं यानी कि फसल की ऋतु हमें देखने को मिलती है। फसल ऋतु, वैसे तो ऋतुएं हमारी 6 होती हैं, लेकिन अगर फसल ऋतु की बात करते हैं तो हमें 3 प्रकार की खाद्यान्न फसलें के स्वरूप के आधार पर देखने को मिलती हैं। जैसे जिसमें हम पहला देख रहे हैं रबी का फसल, उसके बाद हम दूसरा बात करेंगे जिसमें खरीफ की फसल और फिर जायद की फसल। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ 3 सस्य ऋतुएं देखने को मिलती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, इसके बाद हम इसी में देख रहे हैं कि रबी का फसल कब से कब तक बोया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो अक्टूबर से लेकर के नवंबर के मध्य रबी की फसलों का उत्पादन किया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। तो ये इस तरीके से इसका विभाजन किया गया है रबी की फसलों के बारे में। कब से कब तक? अक्टूबर से नवंबर में बुआई हो जाती है और मार्च से अप्रैल में उसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, रबी की कुछ फसलें जिसमें कि हम नाम भी हम देखते हैं, जिसमें एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि जैसे पूछा गया सरसों कौन सी फसल में मतलब गिना जाता है, जैसे रबी की फसल, जायद की फसल या खरीफ की फसल में। तो हमारा उसी तरीके से इसमें नाम हम देख लेते हैं कुछ फसल, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में भी इसको पर्टिकुलरली किसी एक फसल को लेकर के पूछा जा चुका है। रबी की फसलें देश के विस्तृत भागों में हमें देखने को मिलती है, इसका उत्पादन विस्तृत भागों में किया जाता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। ये एक फैक्ट है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इसके लिए लाभदायक होती है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। तो वहाँ पे इस तरीके से कि कौन सी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ या फिर दक्षिणी विक्षोभ, कौन सी विक्षोभ किस फसल के लिए शीत ऋतु में अधिक लाभदायक होती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है, दूसरी बात की जा रही है। अब आपको ये बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि पहली यानी कि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है भारत का वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे हम अभी देखते हैं गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। उसके बाद यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदावार इसकी ज्यादा की जाती है। भारत में गेहूं के लिए जो उच्च एक औसत तापमान जो माना जाता है, जो उसके अनुकूल माना जाता है, वो है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक। तथा कितने औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वहां पर हम देखते हैं 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक की आवश्यकता होती है गेहूं की फसल के लिए, जिसे मध्यम तापमान या मध्यम वर्षा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया कि गेहूं पहली बात तो हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। साथ में ही देश के किन किन भागों में इसकी पैदावार होती है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदावार ज्यादा की जाती है।
तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं की फसल के लिए। ये हम दोबारा रिपीट इसलिए कर दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चावल की फसल के लिए औसत वार्षिक वर्षा या फिर किसी भी फसल का नाम लेकर के भी पूछा जाता है। वैसे ये हमारा इंपॉर्टेंट है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना, इस तरीके से जो हमारे यहाँ पहले या दूसरे स्थान पे पाई जाती हैं, जो उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उन जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को उसको आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पे इसीलिए हमने गेहूं के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने 2 बार 3 बार रिविजन करा दिया आपका। भारत में गेहूं की कृषि 30.23 मिलियन हेक्टेयर, ये 2015-16 के आंकड़े के आधार पर बताई गई हैं कि 30.23 मिलियन हेक्टेयर भाग पर की जाती है। ठीक है, इतने भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में हैं, यानी कि कुछ प्रमुख प्रकार हैं, उसमें हम उसको देख लेते हैं। सोनालिका, ठीक है, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन और गोमती। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो गेहूं के कुछ प्रमुख फसल हैं, उन्हें हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। अब हम इसी में और भी देख लेते हैं। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ कदम उठाए गए। उसमें क्या है, गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया। ठीक है, बौनी प्रजाति यानी कि छोटे गेहूं का उन प्रजातियों का विकास किया गया, जिनमें कुछ नाम आते हैं जैसे कि ला रेजा, ठीक है, लॉ रोजो भी कहते हैं, लॉ रेजा भी कहीं नाम मिलता है। तो लॉ रोजो, सोनोरा, ठीक है, सोनोरा 64, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 नाम है, सोनोरा 63 और सोनोरा 64, मे और 64, उसके बाद S2227। तो इस तरीके से इन सभी का नाम आता है। इसका परीक्षण कर देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया था। इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसमें जो लॉरोजो है ये बहुत फेमस है, सोनोरा का नाम भी बहुत फेमस है, मेयो और S227। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पे देख लिया, जो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे यहाँ गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उसी में एक और है नॉरिन 10, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका फैक्ट के तौर पे, इसको इसीलिए हमने अलग लिखा है। नॉरिन 10 ये गेहूं में बौनेपन का जीन पाया जाता है। ठीक है, नॉरिन 10 ये क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, फैक्ट के तौर पर भी आ सकता है, या कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें जो विकल्प दिए रहेंगे उसमें से एक विकल्प के तौर पे भी इसे दिया जा सकता है कि नॉरिन 10 गेहूं के बौनेपन का जीन है या नहीं, इस तरीके से। ठीक है, अब उसी में एक और हम देखते हैं, मैक्रोनी गेहूं में कहता है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका यह तात्पर्य है कि जहां पानी कम बरसता है, बारिश कम होती है, वहां पर भी इसे उपजाया जा सकता है, इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, उसको उत्पादन किया जा सकता है। कौन सा वो गेहूं है? मैक्रोनी गेहूं। ठीक है, कल्याण सोना गेहूं की अब बात की जा रही है। कल्याण सोना गेहूं एक उन्नत किस्म का गेहूं है। ठीक है, अब इसी में हम देख लेते हैं रस्ट के बारे में। रस्ट गेहूं की फसल का एक रोग है। तो एग्जाम में जिस तरीके से गेहूं किस्म के बारे में पूछे जाते हैं, गेहूं के प्रकार के बारे में बात होती है, उसी तरीके से गेहूं के रोग की भी बात होती है। गेहूं की उत्पादकता के बारे में हमने देख ही लिया था, टेम्परेचर, औसत वार्षिक वर्षा, किस प्रकार की वर्षा वहाँ पे आवश्यक होती है, किस तरीके की जमीन आवश्यक होती है, किन किन भागों में इनका उत्पादन किया जा रहा है। उसी तरीके से अब आइए हम रोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रस्ट जो है ये गेहूं की एक मतलब यहाँ पे रोग के बारे में चर्चा की जा रही है। ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें से एक पहला हम देख रहे हैं येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। पीला किट, भूरा किट और काला किट, ये तीनों रोग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, गेहूं के। इसको ये भी ध्यान रखिएगा कि रस्ट जो है वो गेहूं में लगता है। ठीक है, ये रोग भी अलग अलग, जितने भी बीमारियां हैं गेहूं की अलग होती हैं, चावल की अलग होती हैं, इसी तरीके से सभी फसलों की अलग अलग होती हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो रस्ट जो है वो गेहूं में लगता है। ठीक है, अब इसी के बाद हम देखते हैं करनाल बंट, गेहूं की एक ये कवक जनित बीमारी है। तो ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, करनाल बंट के बारे में। ठीक है, ये गेहूं की एक कौन सी फंगनल बीमारी है।
फंगल जो है बीमारी, यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। किससे? टिलेटिया इंडिका से करनाल बंट होता है। करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान की गई थी 1931 में। इसी के बाद हम देखते हैं ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य एक संकर प्रकार का ये एक फसल है, प्रतिफल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रिटिकेल। ठीक, किसके किसके बीच में? गेहूं और राई के मध्य संकर का फसल है। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं कि कुछ डेटा है 2014-15 के अनुसार भारत में गेहूं का सर्वाधिक जो उत्पादन राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है पंजाब। तो इस तरीके से ये तीनों राज्य हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में है 22.42 मिलियन टन। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश जो कि 17.10 मिलियन टन। और 13 हमें यानी कि 30 तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है पंजाब। तीसरे नंबर पे आ रहा है पंजाब, ये है 15.05 मिलियन टन। तो इस तरीके से हमें ये तीनों आंकड़े 2014-15 के अनुसार देखने को मिलते हैं। अब इसी में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जहां की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान और गेहूं मानी जाती है। ठीक है, अब इसी में कुछ और पॉइंट जिसमें गेहूं के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि गेहूं की सिंचाई कब की जाती है। वो ताज निकलने की अवस्था, सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था उसको कहते हैं। तो इसको ताज क्या होता है? वो रूट इनिशिएशन। ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन, जब जो है गेहूं की बाल फूटती है, मतलब अगर जो है ये इसको कृषक के शब्दों में हम बात करें तो वहाँ पे बाल फूटना कहते हैं। जब गेहूं में बाल फूटती है तो उसमें क्या होता है, उसको हम कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। अब उसमें गेहूं छोटे छोटे आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो मतलब जो है बहुत ज़्यादा दूध से भरा हुआ सा लगता है उसको खाने पे, तो वहाँ पे ताज निकलना स्टार्ट हो जाता है। वही उसको क्रांतिक अवस्था कही जाती है गेहूं के फसल की। जहाँ केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो वहाँ इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। और ताज निकलने की अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद आ जाती है। ठीक है, यानी कि ताज कब निकलता है? 20 से 25 दिन के बाद में, जहाँ केवल 2 सिंचाई करना संभव होता है। ठीक है, वहाँ पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में और दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में किए जाने को महत्व दिया जाता है। तो ये इस तरीके से गेहूं का उत्पादन एक तरीके से जिस तरीके से होता है उसकी हमने चर्चा यहाँ पे कर ली। तो हमने गेहूं के बारे में यानी कि एक तरीके से कहें रबी की फसल के बारे में चर्चा कर ली, और जिसमें कि मुख्यतया गेहूं के बारे में हमने चर्चा कर ली है यहाँ पे। अब हम अगले वीडियो में खरीफ की फसल के बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसी में खरीफ के बाद जायद और फिर जितने भी हमारे एक तरीके से कहें कि जो हमारे नकदी फसल हैं, जिसमें गन्ना, कपास और चाय, इन सभी जो इम्पोर्टेंट होंगे उन सभी की हमने आगे वीडियो में चर्चा करनी है। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखे हों, यहाँ तक आए हों, ये आपके लिए एक खुशखबरी है। और साथ में ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।